अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीसी जनरेटर और बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं डीसी जनरेटर से। तो डीसी जनरेटर को पढ़ने से पहले हम अल्टरनेट करंट जनरेटर के बारे में जो है वो स्लाइडली जानेंगे। तो अल्टरनेट करंट जनरेटर में हमने कुछ यूँ कहा था कि आपके पास दो परमानेंट मैग्नेट हैं। इन परमानेंट मैग्नेट के दरमियान में हमने एक आर्मेचर रखा हुआ है। इस आर्मेचर को आप एक तरफ से मैकेनिकली रोटेट कर रहे हैं और इसकी दूसरे एंड्स पे दो जो सिरे हैं इसी कॉइल के, उनके साथ हमने स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेज अटैच किए हुए हैं दो, जो कि हमें यहाँ पे आउटपुट का जो है वो काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो मैकेनिकल सोर्स है ये आपको इनपुट का काम दे रहा है। तो डीसी जनरेटर और अल्टरनेट करंट जनरेटर, इनमें जो डिफरेंस है वो बहुत कम स्लाइटली है। डीसी जनरेटर में और अल्टरनेट करंट जनरेटर में हमारे पास कंस्ट्रक्शन मोस्टली इसी तरह की है और जो हम इसको डिफाइन करते हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसा कि हम कहते हैं कि जनरेटर में हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की टाइप बेसिकली डिफरेंट है। अल्टरनेट करंट जनरेटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट करंट होती है, जबकि डीसी जनरेटर में ये जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट होती है। तो इसी चीज़ को अगर हम इस नोट करते हुए इसका प्रिंसिपल बताएं तो प्रिंसिपल भी इसका वही है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रिंसिपल जो है इसका वही है जो अल्टरनेट करंट जनरेटर का था। लेकिन अगर हम आउटपुट पे थोड़ा सा गौर करें तो अल्टरनेट करंट की हमारे पास जो आउटपुट है वो साइनोसाइडल है, साइन वेव फंक्शन है। यानी कि आपको इस कॉइल की एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो एक ये वाली कंप्लीट साइकिल देती है। यानी कि हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव पीक और बाकी हाफ के लिए नेगेटिव पीक आती है। यानी कि उसमें हमने कुछ यूँ पढ़ा था कि अगर आपके पास ये कॉइल हो, ये कॉइल के मैंने दो फेसेस रिप्रेजेंट किए हैं, तो अगर इस तरह से ये कॉइल है तो इस कॉइल की एक रोटेशन यही है कि जब ये पूरी तरह रोटेट करके वन आपके सामने आ जाए दोबारा से, ये कंप्लीट रोटेशन है। तो इस कंप्लीट रोटेशन को अगर हम नोट करते हुए बताएं कि ये वाली एक कंप्लीट वेव जो है ये किस तरह से नोट हुई है यहाँ तक, तो उसके लिए हम कहते हैं कि ये जो इसका फर्स्ट फेज है ये जब एक हाफ रोटेशन कर लेते हैं, यानी कि इसके जो दूसरा फेज है आपके सामने आ जाए, तो ये हाफ वेव कंप्लीट हुई है, हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, यानी कि आपको बिल्कुल पॉजिटिव पीक मिली है। तो जब ये नेक्स्ट हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा तो इसकी पोलैरिटी जो है इसके दोनों एंड्स पे जो है चेंज हो जाएगी और आपको जो आउटपुट पे करंट है वो इसकी रिवर्स डायरेक्शन में मिलेगी। तो इस तरह आपके पास ये कंप्लीट साइकिल में ये एक अल्टरनेट करंट की जो वेव फॉर्म है ये मिल रही थी इसके अकॉर्डिंगली। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका और उसमें अल्टरनेट करंट जनरेटर और डायरेक्ट करंट जनरेटर में क्या फ़र्क है, जो कि हम कंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्टिवली बताते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो है वो एक परमानेंट मैग्नेट है, आर्मेचर है, कॉइल उसी तरह से जैसे अल्टरनेट करंट जनरेटर में था। ये है डीसी जनरेटर और इसमें आपके पास थे स्लिप रिंग्स, जबकि आपके पास अब डायरेक्ट करंट में क्या है, स्प्लिट रिंग। मैं यहाँ पे डिफरेंस दोनों का लिखने लगा ताकि आपको दोनों कंपेयर में याद रहे। इसमें क्या था, स्लिप रिंग्स थे, जबकि यहाँ पे क्या है, स्प्लिट रिंग है, एक ही रिंग है स्प्लिट रिंग। हमने एक ही रिंग को स्प्लिट किया है इस तरह से। ये आपके पास एक रिंग है कंप्लीट, उसको हमने दरमियान से स्प्लिट कर दी, हाफ हाफ कर दी और इसके साथ ये अटैच है कार्बन ब्रशेज और नीचे से ये आपके पास मैकेनिकल वर्क है जो कि यहाँ पे इनपुट को रिप्रेजेंट कर और ऊपर इन कार्बन ब्रशेज के रिस्पेक्टिवली आर्ट को जो है वो आउटपुट मिलती है। अच्छा, अब ये जो आपको आउटपुट मिलती है इन यहाँ पे
अल्टरनेट करंट जनरेटर में तो आपके पास आउटपुट कुछ इस तरह थी। अब यहाँ पे हमने देखनी है कि हमारे पास आउटपुट जो है वो किस तरह से हमें जो है मिल रही है। इस आउटपुट को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हम अगेन वही जो आपके पास आर्मेचर जो कॉइल है उसकी हम रोटेशन के बारे में जो है वो जानेंगे। तो जैसा कि आप पहले देख रहे थे कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन सारी यही है, और अगर यहाँ पे स्लिप रिंग्स होते स्प्लिट रिंग की बजाय तो आपको इस तरह की वेव फॉर्म मिलती थी। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो स्प्लिट रिंग है ये कार्बन ब्रशेस के साथ अटैच है, और अगर हम इस कॉइल की हाफ रोटेशन को नोट करें तो हाफ रोटेशन के लिए हाफ जो इसका ये रिंग है ये इस कार्बन ब्रश के साथ अटैच है, और बाकी हाफ रोटेशन के लिए जो सेकंड इसका पार्ट है इसका स्प्लिट रिंग का वो इसके साथ अटैच होगा। यानी कि इस कार्बन ब्रश के साथ कंप्लीट साइकिल में दोनों हाफ रिंग जो है वो अटैच होंगे, और इसके साथ भी वैसे ही। तो इसको ज़रा अगर मैं ये देखूँ बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि ये आपके पास रोटेशन हुई है हाफ। इस हाफ रोटेशन के लिए हमने पहले भी कहा हुआ है कि आपके पास वेव फॉर्म कौन सी बनेगी, बिलफर्ज पॉजिटिव बनेगी। तो पॉजिटिव वेव फॉर्म जो है इस हाफ जो है रोटेशन के लिए बन रही है। अब जब ये नेक्स्ट हाफ रोटेशन जो है वो स्टार्ट होने लगेगी जीरो करंट के बाद, यानी कि नेगेटिव पीक आने लगेगी, पोलैरिटी चेंज होने लगेगी, तो ये स्प्लिट रिंग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे इन कार्बन ब्रशेस के साथ, जो कि इस कॉइल में करंट के गुजरने का सबब बन रहे थे। तो जो ही अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो नेगेटिव पीक की बजाय आपको अगेन दोबारा से क्या मिलेगी, पॉजिटिव पीक। यानी कि जो पहले पोलैरिटी रिवर्स होती जाती थी हाफ साइकिल के बाद वो नहीं होगी, बल्कि ये पोलैरिटी रिवर्स इस कॉइल में तो होगी, लेकिन ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये अपनी कार्बन ब्रश के साथ पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो आपको आउटपुट पे इस नेगेटिव पीक के बजाय अगेन कौन सी पीक मिल रही होगी, पॉजिटिव पीक ही मिलेगी। इस तरह नेक्स्ट पॉजिटिव और फिर नेगेटिव की बजाय अगेन आपको पॉजिटिव पीक जो है वो मिलेगी। ये आपके पास यहाँ पे आउटपुट होती है, और इसी आउटपुट को हम जो है वो फिर डायरेक्ट करंट का जो है वो नाम देते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस अल्टरनेट करंट जनरेटर और डायरेक्ट करंट जनरेटर में जब हम लोड यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, करंट जो है वो इंक्रीज करते हैं, तो फिर किस तरह से हमारे पास यहाँ पे इनपुट के रिस्पेक्टिवली जो है वो वर्क डन बढ़ जाता है। उसके लिए यहाँ पे मैं वही बात अगेन जो है वो नोट करवाऊँगा कि अगर आप बिल्कुल यहाँ पे आउटपुट के रिस्पेक्टिवली लोड जो है वो बढ़ा देते हैं, आउटपुट के रिस्पेक्टिवली लोड बढ़ाने का मतलब ये है कि आपने आउटपुट पे ज़्यादा करंट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लार्ज करंट इज ड्रॉन, जब लार्ज करंट ड्रॉ होगी आउटपुट पे तो इस कॉइल में से भी लार्ज करंट ड्रॉ होगी। लार्ज करंट ड्रॉ होने का मतलब ये है कि आपको इनपुट के रिस्पेक्टिवली इसको और ज़्यादा जो है वो रोटेट करना पड़ेगा। तो इस तरह आपके पास ये आउटपुट करंट जो है वो मिलती है। अच्छा, अब इस इनपुट करंट को हम ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व करेंगे जब हम इसके साथ लिंक जो नेक्स्ट बैक मोटर इफेक्ट वाला टॉपिक है, बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर, वो जब पढ़ेंगे तो फिर ये आपको और ज़्यादा क्लियर होगा और ज़्यादा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारा बेसिक कंसर्न यहाँ पे ये है कि आपके पास ये जो आउटपुट करंट मिल रही है डायरेक्ट करंट, इसमें ये फ्लक्चुएशंस आ रही है। करंट ज़ीरो होती है फिर मैक्सिमम, फिर ज़ीरो होती है फिर मैक्सिमम। अब ये जो फ्लक्चुएशंस हैं इनको हम किस तरह से रिड्यूस करेंगे, यानी कि करंट जो है अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी को स्लो डाउन करें तो करंट ज़ीरो हुई है फिर मैक्सिमम फिर ज़ीरो फिर मैक्सिमम फिर ज़ीरो फिर मैक्सिमम, इस तरह आपको ये करंट की वैल्यू जो है वो मिल रही है मैक्सिमम ज़ीरो। हम चाह रहे हैं कि हम इस फ्लक्चुएशन को जो कि ज़ीरो करंट वाली है इसको ख़त्म करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉइल की बजाय मैनी नंबर ऑफ कॉइल जो है वो यूज़ करेंगे। इस बार आपकी पहली कॉइल जो है वो इस तरह की है अगर, तो दूसरी कॉइल जो है वो हम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे कि उसकी ओरिएंटेशन जो है वो कुछ नहीं होगी ऐसे, और जो थर्ड कॉइल होगी बिल्कुल वो इस तरह की होगी। और अगर हम चाहते हैं कि ओवर फ्लक्चुएशन कम करें तो आप इस तरफ से भी एक कॉइल को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको चार मुख्तलिफ तरह की ओरिएंटेशन के रिस्पेक्टिवली जो कॉइल है वो रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली जो एक कॉइल है वो इस ओरिएंटेशन में आपको मैक्सिमम करंट प्रोवाइड कर रही है, तो एक कॉइल जब नेक्स्ट जाएगी तो पीछे वाली जो दूसरी कॉइल है वो इस ओरिएंटेशन में आ चुकी होगी मैक्सिमम करंट में,
तो जब सेकंड वाली आगे आएगी तो थर्ड वाली उस मैक्सिमम ओरिएंटेशन पे आएगी, और इसी तरह सो ऑन। आपके पास एट द टाइम हर एक कोई ना कोई जो कॉइल है वो अपनी मैक्सिमम ओरिएंटेशन पे होगी। तो जब इस तरह की कंडीशन होगी, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ 3 विलफर्स आपके पास कॉइल है, तो 3 कॉइल की यहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म कुछ इस तरह की होगी। ये 2 हो गई, और जो थर्ड आपके पास है वो मैं विलफर्स कहता हूँ कि यहाँ से शुरू हुई है। तो आप यहाँ पे अगर नोट करें तो आपके पास एट अ टाइम कोई ना कोई करंट जो है वो मैक्सिमम कंडीशन पे मौजूद है, तो आपको आउटपुट पे विदाउट फ्लक्चुएशन जो है वो करंट मिल रही होगी। तो इस तरह आप मैनी नंबर ऑफ कॉइल जो है जो है वो इस्तेमाल करके आप इस फ्लक्चुएशन को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ये था आपका टॉपिक डीसी करंट जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर। अब हम इसी के साथ जो है वो बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, वो कुछ इस तरह से। तो सेकेंड हमारा टॉपिक है बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर को एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैं 2 चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। वो 2 चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। एक तो आपके पास जनरेटर की जो ऑपरेशन है, जनरेटर का ऑपरेशन क्या है, जिसमें आप बताते हैं कि जब हम मैकेनिकल वर्क करते हैं तो आपको आउटपुट पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है करंट की शक्ल में, अल्टरनेट करंट वेदर हो वो या फिर डायरेक्ट करंट हो, उस शक्ल में आपको आउटपुट जो है वो मिलती है उस कॉइल के अंदर। इसके साथ आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे रिमाइंड करवाता जाऊँ, तो आपने चैप्टर 14 का जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा हुआ था, उस टॉपिक के मुताबिक कुछ यूँ था, आपने कहा था कि 2 आपके पास कंडक्टिंग रेल्स हैं, इन 2 कंडक्टिंग रेल्स को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और इसके ऊपर हमने एक रॉड प्लेस की है जिसकी लेंथ इनकी सेपरेशन के बराबर है, और इस सारी अरेंजमेंट को हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो प्लेस की। तो जब यहाँ पे करंट जो है फ्लो करेगी इस कंडक्टर के अंदर, और इसको आपने इस एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होगा, तो इस कंडक्टर के ऊपर एक यूनिफॉर्म फोर्स लगेगी। यूनिफॉर्म अगर हम ना कहें तो ज़्यादा बेटर है। इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ ऑफ कंडक्टर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड भी। इस सारे को जब हमने कंबाइन किया था तो आपके पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आया, जिसको हमने I=L क्रॉस B के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ से इस सारे सिनेरियो से क्या कंक्लूड किया आपने कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगी और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, ये मैग्नेटिक फोर्स। उस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी, और उस फोर्स की वैल्यू हम इस राइट हैंड रूल की कंडीशन से जो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इस सिनेरियो को आपने अपने माइंड में रखना। इस सिनेरियो को माइंड में रखते हुए अगर हम यहाँ पे जनरेटर की एग्जांपल जो है वो ले रहे हो, तो जनरेटर में यहाँ पे कंप्लीट बनाने की बजाय आपको यहाँ पे उसकी जस्ट कॉइल जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपके पास कॉइल है, नीचे आपके पास जो है मैकेनिकल वर्क के रिस्पेक्टिवली आप इस कॉइल को रोटेट कर रहे हैं। मैकेनिकल वर्क के रिस्पेक्टिवली जब हमने इसको रोटेट किया तो इसके रिस्पेक्टिवली मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि करंट जो इसके अंदर ड्रॉ हुई है वो इस ओरिएंटेशन में, और इस कंडक्टर की जो इस यहाँ पे जो लेंथ है वो आपके पास L है, और इसको आपने कहाँ पे रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन जो कि परमानेंट मैग्नेट्स के रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखिए, अगर ये मैंने कहा है कि 1 साइड है ये वाली, और ये आपके पास है 2 साइड। अब यहाँ पे आप देखें, अगर आप यहाँ पे इनपुट में मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं तो इस मैकेनिकल वर्क करने की वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस है। और आपको अगर याद हो तो लेंज़ेस लॉ में हमने कुछ पढ़ा था। लेंज़ेस लॉ हमें ये बताता था
कि ये जो इंड्यूस करंट है जो कि किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने से क्रिएट होती है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ये जो इंड्यूस ईएमएफ से पैदा इंड्यूस करंट है ये अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करती है जिस वजह से पैदा हो रही है। अभी इसकी वजह क्या है इंड्यूस होने की, वो है इसका मैकेनिकल वर्क, इस कॉइल को रोटेट करना। अब इस करंट ने इसको किस तरह से अपोज करना है वो भी हम जरा देखें। अच्छा, अब आपने ये तो एक सिनेरियो देख लिया, इसको एक तरफ रखना। वो क्या हमने देखा है, मैकेनिकल वर्क करने से क्या इंड्यूस हुई करंट, ये तो था एक सिनेरियो जनरेटर वाला। अब हम जो मोटर वाला इफेक्ट है वो देखेंगे इसके अंदर क्या है। अब मोटर वाला इफेक्ट ये है बेसिकली कि आप जब किसी भी कंडक्टर में से करंट पास थ्रू करें और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो, करंट पास करना किसी भी तरीके से, बस करंट फ्लो करना चाहिए उस कंडक्टर के अंदर। तो जब इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर फोर्स लगनी चाहिए, ये वाली, इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर ये वाली फोर्स लगनी चाहिए और उस फोर्स की डायरेक्शन हमें इस तरह से जो है वो डिटर्मिन करनी होगी। अब इस फोर्स को अगर हम देखें, आप घुमा इसको किस तरफ रहे हैं, यूँ, ये वाली ओरिएंटेशन है। इसको आप जो है मुख्तलिफ एंगल से देखें तो आप इसको क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी। ऊपर से देख रहे हैं तो इसको हम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, यानी कि ये आपके पास कॉइल है, ऊपर से इसको हम देख रहे हैं तो आपने इसको यूँ रोटेट करवाया इस कॉइल को। तो ये वाली जो साइड है, इस साइड में आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स राइट है और लेंथ, आप कहते हैं कि जिस तरफ करंट हो उस तरफ लेंथ की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे जब हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे एल क्रॉस बी, तो ये किधर आएगा, आउटवर्ड। यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी वो आउटवर्ड लग रही है, लेकिन आप इसको घुमा किधर रहे हैं, इनवर्ड। ये वाली जो साइड है ये इनवर्ड जा रही है इस तरफ, ये अप्लाइड फोर्स है। लेकिन यहाँ पे ये वाली जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, वो जो अप्लाई होगी वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ये वाली मैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो बैक इफेक्ट है ये किसकी वजह से, इस करंट के फ्लो की वजह से। अब इसी तरह अगर हम इस साइड पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और करंट की डायरेक्शन में ही लेंथ है। अब यहाँ पे अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें, एल को बी की तरफ रोटेट करें तो थंब इनवर्ड आएगा। तो इनवर्ड आने की मतलब ये है कि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस तरफ लगेगी। अब यहाँ से आउटवर्ड और इधर से इनवर्ड, यानी कि इस तरह से, ये थी आपकी अप्लाइड फोर्स। अब ये वो फोर्स है जो कि बैक मोटर इफेक्ट की वजह से इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब ये देखें तो ये वाली करंट मैंने कही, ये जो मैंने फोर्स बोली है ये वाली फोर्स किस वजह से है, इस करंट की वजह से, इस करंट के फ्लो की वजह से। और यहाँ पे आपके पास क्या था, आउटपुट में आपके पास होता है लोड। अब ये लोड क्या होता है, लोड का मतलब है कि आपने इसके ऊपर मुख्तलिफ अप्लायंसेज रन किए। अप्लायंसेज मतलब फैन आपने चलाया, आपने लाइट्स चलाई हैं, लाइट बल्ब जो है, इसका मतलब है ऐसी कोई भी डिवाइस जो कि करंट कंज्यूमिंग हो, एनर्जी कंज्यूमिंग हो, उसको हम कहते हैं लोड। अगर आप इसका मतलब अगर आप कहें कि लोड बढ़ा दिया हमने, तो लोड बढ़ाने का मतलब है आपने ज़्यादा डिवाइसेस रन कर दी हैं, ज़्यादा डिवाइसेस, ज़्यादा पंखे चला दिए हैं ताकि इसके ऊपर लोड जो है बढ़ जाए। अब लोड बढ़ेगा तो डेफिनेटली यहाँ से करंट का ड्रॉ भी बढ़ेगा। अगर करंट का ड्रॉ बढ़ेगा, यहाँ से करंट का फ्लो बढ़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये जो बैक मोटर इफेक्ट है ये भी बढ़ जाएगा, यानी कि इस फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। अब जब ये इस फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब बैक मोटर इफेक्ट जो बढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली इसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लग रहा है, इसकी मैकेनिकल रोटेशन को जो है वो कम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा करंट इस्तेमाल करें आउटपुट पे, तो आपको इसको उसी ओरिएंटेशन में घुमाने के लिए ज़्यादा मैकेनिकल सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा मैकेनिकल या इनपुट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। पर ये एग्जैक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है, यानी कि आप आउटपुट पे ज़्यादा अगर एनर्जी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये जो बैक मोटर इफेक्ट है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एग्जैक्टली जो है वो अलाउ करवा रहा है बेसिकली। यानी कि ये यहाँ पे एनफोर्स करेगा कि आप इस एंगुलर मोशन को कंटिन्यू करने के लिए, यूनिफॉर्म रोटेशन को कंटिन्यू करने के लिए आप मैकेनिकली वर्क जो है वो और ज़्यादा करें। तो यही हमारे पास होता है बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। और इसी में हम कहते हैं कि अगर आप लोड बढ़ा दें तो लोड इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि ये जो अपोजिंग फोर्स है ये इस अप्लाइड फोर्स के से ओवरकम कर जाए, तो ये जो जनरेटर जो है तभी बंद हो जाए। और इसी वजह से हम कहते हैं कि हम अगर जनरेटर बार बार ओवरलोडिंग की वजह से बंद हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, इसका लोड कम करते हैं।
हम फ़ैन और लाइट की तादाद कम करते हैं। जब फ़ैन और लाइट की तादाद कम करते हैं तो बेसिकली इस कॉइल के अंदर से करंट का फ्लो कम होता है। तो जब करंट का फ्लो कम होता है तो ये जो बैक मोटर इफेक्ट है इसकी वैल्यू भी कम होगी। तो जब बैक मोटर इफेक्ट कम होगा तो इसके ऊपर जो लोड है यानी कि वो कम होगा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी आपको कम लगानी पड़ेगी इस कॉइल को मूव करवाने के लिए। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और कोशिश करें इसको अपने दूसरे दोस्तों तक जो है वो शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।